हूँ नईम मसूद और आज बात करनी है स्पीकर कौमी असम्बली के लिए। बड़ा मुश्किल वक्त है काम करने का। अगर हम कहें कि हिस्ट्री में मुश्किल तरीन वक्त है स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कि वो किस तरह असम्बली के बिजनेस को आगे ले करके चलें, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तारीख साज मुश्किलात का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब को सामना है। राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये वो दौर था जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने उनकी कुर्सी से फारग कर दिया, तो उनकी जगह राजा परवेज अशरफ ने आकर के वजारत उज़्मा के अमूर संभाले। ये कहने का, ये बताने का मकसद ये है कि राजा परवेज अशरफ ठंडे मिजाज के, इंतहाई डिसेंट और बड़ा आला ज़र्फ और मामलात में अगर आप देखें तो ओवरऑल पॉलिटिकल बिजनेस में, पार्लिमानी बिजनेस में, असम्बली में जो इंतहाई संजीदा और एक्सपीरियंस लोग हैं उनमें वो एक है, और उनके लिए भी मुश्किल है। अब मुश्किल की वजह क्या है? मुश्किल की वजह यह है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती है असम्बली में, और वो जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, और फिर जो दोनों हाउसेस पे मुश्तमिल यानी सेनेट पे और कौमी असम्बली के मेंबरान पे मुश्तमिल कमेटीज होती हैं, उन उन कमेटीज का जब तक वो मुकम्मल ना हो, फिर आगे जाके जब आप आइन साजी करते हैं, जब आप कानून साजी करते हैं, तो उसमें इन कमेटीज की विद इन 60 डेज रिपोर्ट्स, वोटिंग, ये सारा सिलसिला बड़ा अहम है। अहम कैसे है मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के अस्तीफों के बाद गो राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स भी हैं कि कोई कमोबेश 2 दर्जन तहरीक इंसाफ के लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने रिज़ाइन पे, और वो बात करना चाहते हैं। और राजा परवेज अशरफ ने जब वो आए स्पीकर बने तो उन्होंने आते ही ऐलान भी कर दिया था कि इसे अनसील किया जाए, इन अस्तीफों को रिकंसीडर करूंगा, मैं देखूंगा मंजूर होने हैं कि नहीं होने। क्योंकि सबको मालूम है कि 64(1) के तहत या 64 समथिंग, इसके तहत जब तक हैंड रिटन रिजाइन ना हो वो अस्तीफे कबूल नहीं होते। एक ही मजमून को अगर टाइप किया हो, सबके साइन हो, तो ये नहीं होते। फिर एक बात जो सामने आई, जो स्पीकर ने तो रिजाइन कर दिया था, और स्पीकर के बाद कैसर साहब के पास सूरी साहब जो स्पीकर के तौर पे बतौर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के काम सार अंजाम देते रहे, जब उन्होंने रिजाइन किया तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि उनके रिजाइन कबूल हो गए हैं। इस पे लबकशाई नहीं कर रहे जो सेक्रेटेरिएट है स्पीकर का, जो साबिक अफसरान हैं, वो कोई कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कुछ जो ऑफिशियल्स हैं सीनियर लेवल के, वो कहते हैं कि वो कंट्रोवर्सी थी उन रिजाइन्स में। अच्छा, कंट्रोवर्सी तो पीटीआई ने हर जगह हर तरफ रखी हुई है अपनी जो अदालती जंग है, कुछ उसके लिए, कुछ पार्लिमानी अमूर में, कुछ रखने डालने के लिए, कुछ शरीके के तौर पे, कुछ मुखालफिन के तौर पे। जिस तरह आप देखें पंजाब असम्बली का मामला है, और गवर्नर हल्फ नहीं उठा रहे, जबकि ऊपर काम स्मूथली चल रहे हैं। पहले वजीर आजम का हल्फ नहीं उठाया सदर पाकिस्तान ने, जब उठाया तो उनसे हल्फ नहीं लिया वजीर आजम पाकिस्तान से। शुरू की जो कैबिनेट के मेंबरान थे उनका ले लिया, बाद में 3 मेंबरान का लिया। वहां थोड़ी सी एक वजीर आजम और सदर के दरमियान मुलाकात में कुछ मामला दुरुस्त हो गए। यहाँ सिरे से गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, जो 12 करोड़ लोगों का सूबा है, जो 23-24 दिन से यारो मददगार है, पता नहीं ब्यूरोक्रेसी या दीगर लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन यह एक टेक्निकल बात बताएं। बहुत से लोग पीटीआई की गवर्नमेंट में वो हेड करते थे इन पार्लिमानी कमेटीज को या पार्लियामेंट्री कमेटीज को, और बहुत सारे लोग स्टैंडिंग कमेटीज को हेड करते थे। वो लोग या तो रिजाइन कर गए, या वो उसमें बड़े बड़े अहम कमेटी है, सी पैक की कमेटी है, फाइनेंस की कमेटी है, माफ कीजिएगा, हाउसिंग की कमेटी है, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है। तो अब ये सारी कमेटियों में से 60% के हेड ही नहीं है।
वो हेड क्या हुए? या तो वो अगर दीगर पार्टीज में थे, एक बात ये भी ज़हन नशीन रखे कि ये जो अलाटमेंट या जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसमें जो तादाद होती है कौमी असम्बली में और सेनेट में मुख्तलिफ पार्टियों के, उस तरह ये फिर तफवीज़ किए जाते हैं काम। तो अब वो मामला ही नहीं रहा, 123 लोग सिरे से मौजूद ही नहीं है। हाँ, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने रिज़ाइन नहीं किया और जिन्हें मुनहरफीन कहा जा रहा है या नाराज़ ग्रुप है, उसमें से ये GDA है सिंध से, वो लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं। तो वो लोग अपोजिशन के तौर पे काम कर रहे हैं, अब उनके भी मेंबर लिए जाएं। तो अब देखना यह है कि 60% जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो हट के बगैर है। ये टेक्निकल बात एक और बताता चलूं कि कोई वजीर जो हो, मसलन नवीद कमर इकोनॉमिक्स की कमेटी के हेड थे, वो वजीर बन गया, अब वो हेड नहीं कर सकते। अब PAC के जिस तरह राणा तनवीर थे, तो अपोजिशन लीडर आमतौर पे PAC का होता है, वो पार्लिमानी अफेयर्स के कंप्लेंट एटसेट्रा जो मामलात होते हैं, तो वो वजीर बन गए। अब वो कौन उस कमेटी को कौन देखेगा? अब उसके अलावा अपोजिशन लीडर तो जो बनेगा ही बनेगा, उसमें नवीद आलम है या उसके अलावा कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया है, कुछ GDA के बंदे ने भी किया, वो कौन बनेगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी ये देखना है कि वो बंदे कहाँ से पूरे किए जाएं जो कमेटीज में हो। अब राजा परवेज अशरफ के लिए यही तो चैलेंज है कि अगर असम्बली का बिजनेस चलाना है तो तमाम कमेटीज को मुकम्मल किया जाए। मैं अभी अर्ज कर भी चुका है कि जो अब बन गए, जो अपोजिशन के लोग कमेटीज को हेड कर रहे थे, उनमें से कई मिनिस्टर बन गए। अब मिनिस्टर उस मीटिंग में तो बैठ सकता है बतौर एक्स ऑफिशियो, लेकिन उस कमेटी का मेंबर वो नहीं होता, ना हेड कर सकता है। इसी तरह कुछ अभी आप शेरी रहमान को देख लें। शेरी रहमान एक कमेटी को हेड करती थी, वो अब इधर मिनिस्टर है। तलहा महमूद जो उनके हैं मौलाना फजल रहमान ग्रुप के, वो अब मिनिस्टर हैं, वो भी एक कमेटी को हेड कर रहे थे। इसी तरह और दीगर कई लोग हैं जो हेड कर रहे थे, वो इधर आ गए और मिनिस्टर बन गए। उन मिनिस्टर्स में से बेशुमार पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग हैं जो रिजाइन करके वो चले गए, वो तो चले गए। अब देखना ये है कि CPEC, कॉमर्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब कमेटीज के बगैर, इनकी रिपोर्ट्स के बगैर वोटिंग हो सकती है ना, काम हो सकता है। तो इसको किस तरह ऊंट किस करवट बैठेगा, कितना मुश्किल है। इस मुश्किल तरीन में, इस मुश्किल को हल करने में राजा परवेज अशरफ जैसे जहां दीदा और संजीदा आदमी अपना कितना रोल अदा करेंगे। मुझे याद आ गया कि जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उसको चेयर करते थे, उसको हेड करते थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी आके वजारत खारजा का हल्फ उठा लेते हैं जो एक्सपेक्टेड है, तो फिर वो भी जगह खाली हो गई। तो इस तरह आप यूं कमो बेश अगर आप अंदाजा अगर आपको बताएं, तो वो 60% कमेटीज जिनका को जो हेड के बगैर चल रही हैं, उन्हें हेड चाहिए, और बहुत सारी कमेटीज के मेंबरान नहीं है। जिस तरह आप अमूर कश्मीर कमेटी आप देखें, उसमें शहरियार अफरीदी थे, वो चले गए, फैजुल्ला थे, वो किसी और कमेटी में वो चले गए। तो इस तरह जो असेंबली का बिजनेस है, जिसमें बिल पास करना है, जिसमें वोटिंग है, जिसमें कानून साजी है, जिसमें डेवलपमेंट के काम है, जिसमें दीगर काम है, उसमें हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। अब क्या होता है, क्या वो कुछ लोग वापस आएंगे, 2 दर्जन के करीब वापस आएंगे, तो उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी, या जो मुनहरफीन बैठे हुए हैं उनको उनमें एडजस्ट किया जाता है, कमेटियों में उनको हेड बनाया जाता है। काम तो ये हो जाएगा, इससे निकला जा सकता है। लेकिन एक तरफ आपके इस्तीफे बैठे पड़े हैं, और उन इस्तीफों के मतलब एक तरफ जो सेक्रेटेरिएट है स्पीकर का, वही ये कह रहा है कि कंट्रोवर्सी है जी, जो पहले रिजाइन एक्सेप्ट किए गए हैं, तो क्या कुछ लोग वापस आते हैं PTI के? ये अहम बात है, ये अहम सवाल है। उसके बाद बात को आगे चलना होगा, इन पार्लिमानी कमेटियों को आगे चलना होगा। फिर सेनेट में तो अभी बैठे हैं लोग, क्या वो सेनेट से रिजाइन करेंगे? जिस तरह KPK से रिजाइन नहीं किया, तो जाहिर है वो कमेटियों से रिजाइन करेंगे। क्या चाहती है PTI? ये चाहती है कि हुकूमत के जो काम है
वो पहले तो है तफवीज़ कार में प्रॉब्लम हो, तफवीज़ कार हो भी जाती है तो कारकर्दगी में उन्हें अमली जामा पहनाने में वो नॉन फंक्शनल रहे असम्बली, वो मिनिस्ट्रीज और ये सारा कुछ। अब इस मुश्किल विकेट पे कैबिनेट जो है, जिसमें बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान है, बड़े बड़े सियासी पंडित है, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह जैसे लोग हैं, जिसमें नवीद कमर जैसे लोग हैं, साबिक वजीर आजम बैठे हुए हैं, दो सेनेट में एक साबिक वजीर आजम गिलानी बैठे हैं, कौमी असम्बली में एक तो स्पीकर बने बैठे हैं और एक शाहद खान अब्बासी हैं, फिर एक स्पीकर बैठी हुई है पीपल्स पार्टी की, साबिक जो स्पीकर थी जो अब जीडीए में है, तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। ये लोग किस तरह हुकूमत देखें, वो लोग जो जीडीए के हैं या दीगर अपोजिशन बने बैठे हैं, ये सो कॉल्ड अपोजिशन है, उन्होंने तो रिजाइन नहीं दी है, वो तो चाह रहे होंगे कि ये पार्लिमानी अमूर चले और वो तो चाह रहे होंगे कि अभी इलेक्शन में ना जाएं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि राजा परवेज अशरफ को जो ये मुश्किल टास्क मिला है, कभी उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे और कभी उम्मीद है कि वो लोगों को मना भी लेंगे, उनकी एक रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सारे अमूर को जल्दी होना है, जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी ये सारे जो वज़रा हैं वो भी फंक्शनल होंगे, वगरना मुश्किल बनती और पड़ती जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन इन दिनों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खम ठोक के आ गई है, जाते जाते ये कर्ज करता जाओ, ये तो राजा परवेज अशरफ इस पे तो काबू पा ही लेंगे और वो कुछ पीटीआई के लोग वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जो तूती बोल रहा है इमरान खान का, उससे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाया जाएगा। गो राजा सिकंदर सुल्तान कह रहे हैं कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा, मैं रिजाइन भी नहीं दूंगा, लेकिन टेंशन बहरहाल है। इन सब टेंशन को किस तरह पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उनका बेटा भी अब कैबिनेट मेंबर है, तो ये सारे किस तरह, अकरम दुरानी साहब का बेटा भी कैबिनेट का मेंबर है, राना तनवीर साहब भी जो हैं वो वजीर तालीम है, तो ये सारे मिल मिला करके ये सारे मामलात को किस तरह हैंडल करते हैं। अभी तो ये हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है, जबकि इंटर पार्टीज जो कोलिजन्स होते हैं या जो तहफात होते हैं वो मामला अलग पड़े हैं। बड़ा चैलेंज है जी। पंजाब में तो पहले वजीर आला पंजाब जो है वो रिजाइन सॉरी वो अपना हल्फ उठाने से कासर है, कोई हल्फ ले नहीं रहा, नहीं रहा और अदालत भी लेट कर रही है। मेरे ख्याल में तो लगता है, कुछ माहरीन कहते हैं कि एक अदालत 100 वोटों और लेगी। ये आज अहम पार्लिमानी बातें थी, मुश्किल बातें थी, ये करनी जरूरी थी, इस पे डिबेट जरूरी थी। थैंक यू वेरी मच।